आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सब भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान भाग 26। आज हम रूसी क्रांति के अंतर्गत अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अक्टूबर की क्रांति के बाद रूस में कौन कौन से बदलाव हुए, तो उसमें सबसे पहला जो बदलाव आता है वो ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। बोल्शेविक जो निजी संपत्ति की व्यवस्था के पहले से ही पूरी तरीके से विरुद्ध थे। ज़्यादातर जो उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ गया था और ज़मीन को उन्होंने सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। उसके बाद किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की भी इसके अंतर्गत खुली छूट दे दी गई थी। दूसरा बदलाव आया, शहरों में बेघर बार या ज़रूरतमंदों के लिए व्यवस्था की गई, जिसमें सब लोगों ने शहरों में अपने मकानों में पर्याप्त हिस्सा छोड़ दिया, ताकि जिन लोगों के पास मकान नहीं है वो वहाँ रह सके। उन्होंने तीसरा जो आया, जो पदवियाँ प्राप्त की गई थी अभिजातीय वर्ग के द्वारा, वो उन्होंने इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए चौथा जो परिवर्तन आया था वो वहाँ उन्होंने पोशाक में परिवर्तन कर दिया। विशेष तौर पर सेना और जो सरकारी अफसर थे उनकी वर्दियाँ बदल दी गई। इसके लिए भी उन्होंने 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी, जिसका नाम रखा बुदियोनोव, इसका वो चुनाव इस प्रतियोगिता से माध्यम से किया गया। पांचवा बदलाव, बोल्शेविक जो पार्टी था इसका नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक किया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया और लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दी। उनका मानना था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले जो वर्ष है उसमें बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। और इस प्रकार से ये संविधान सभा के चुनाव हुए। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा प्राप्त हो गया और इस प्रकार से रूस है वो एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर जो पुलिस थी उसको भी ये सातवें बदलाव के तहत जो लोग बोल्शेविकों के ऐसे कामों की आलोचना करते थे उसको दंड का प्रावधान किया गया, जिसके तहत ये जो गुप्तचर पुलिस, जिसको पहले चेका और बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी का नाम दिया गया, वो दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से धीरे धीरे वो मोह भंग हो गया। इस प्रकार से इन बदलाव अक्टूबर के बाद में किए गए। आगे की स्थिति रूस में गृह युद्ध की आ गई। इसके तहत जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश सबको दिया तो रूसी सेना भी टूटने लग गई, क्योंकि सेना में अधिकतर जो सिपाही थे वो किसान थे और वे भूमि पुनर्वितरण के लिए अपने घर जाना चाहते थे। इसलिए उनको सेना छोड़कर वे जाने लगे।
गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उसके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, जो कि रेड्स, उनसे लड़ने के लिए सैनिक टुकड़ियां भी संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों यानी जो ग्रीन्स थे और जार समर्थक व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं भी बड़े पैमाने पर फैल करके सामने आई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के पक्षधर थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी कठोर रवैया अपनाया। उसकी इस हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति भी जन समर्थन और भी तेजी गति से घटना शुरू हो गया। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये सफलता मिली थी। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वह वो मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई थी। राजनीतिक स्वायत्तता का मतलब होता है वह स्थान जहां अपना शासन चलाने के लिए स्वयं का अधिकार हो, वो स्वायत्तता कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां भी अपना दी, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की बड़ी कोशिश की गई थी। घुमंतुवाद क्या था? ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो उन पर रोक लगा दी गई और इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के जो प्रयास थे वो बहुत ही कम मात्रा में सफल हो पाए। अगला बिंदु आता है समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर भी खेती करने की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या चीज़ होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं भी रूस में बनानी शुरू कर दी गई। पहली जो योजना थी वो 1927 से 32 तक और दूसरी जो 1933 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की जो कीमतें थी वो स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन भी उनका बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच में तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% तक की वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आ गए, मगर तेज निर्माण के कार्यों के दबाव में जो काम के हालात यानी जिसको कार्य स्थितियाँ कहे जाते हैं वो खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के अंदर ही पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले ही साल में 525 बार को काम को रोकना पड़ा। रिहायशी जो क्वार्टर थे उसमें सर्दियों के समय में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतर करके सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। एक विस्तारित
शिक्षा व्यवस्था भी विकसित की गई और फैक्ट्री और कामगार और किसानों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए खास प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ उनको की गई थी। महिला कामगारों के जो बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में भी बालवाड़ियाँ खोल दी गई, सस्ती और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान भी बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे भी सब जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी जो साधन थे वह सीमित मात्रा में थे। इसके बाद आता है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए इस और कुछ कदम भी उठाए थे। उनको ऐसा एहसास था कि अमीर और जो व्यापारी है कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं और इसके कारण जो स्थितियां हैं वह गड़बड़ हो रही है। ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया जाए और व्यापारियों के पास जो जमा अनाज है उसको जब्त करना जरूरी हो गया था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने भी अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया ताकि जो वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी हो सके। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और जो कुल्लों को ठिकाने थे वहाँ छापे भी मारे। यानी कुल्ल किसको कहा जाता था? रूस में संपन्न जो किसान होते थे उनको इस स्थानीय नाम से पुकारा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, इतने प्रयासों के बाद भी, तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया गया और इस फैसले के पक्ष में एक तरफ ये दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे। 1917 के बाद जमीन है वो किसानों को दे दी गई। परिणाम स्वरूप अधिकतर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उस पर मशीनों की सहायता से खेती करने के लिए कुल्कों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित करना यानी सरकारी नियंत्रण वाले जो विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिनकरण का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने जो सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी जिसको कोल खोज कहा जाता था काम करने के लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में दे दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को जो होता था उसको सभी किसानों के बीच में बराबर रूप से बांट दिया जाता था। ये जो फैसला था इससे किसानों में गुस्सा था और सरकार का विरोध भी उन्होंने किया। वे अपने जान और परिणाम स्वरूप इस स्थिति को उन्होंने ठीक करने के लिए विरोध स्वरूप उन्होंने अपने जितने जानवर थे वो खत्म करने लगे और परिणाम ये हुआ कि 1929 से लेकर के 1931 के बीच में मवेशियों की जो संख्या थी उसमें 1/3 तक की यानी कमी आ गई 33% तक की। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों का निर्वाचन यानी उनको देश से निकाला भी दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का मानना था कि वे न तो अमीर है न ही समाजवाद के विरोधी है, वे बस विभिन्न कारणों से ही इस सामूहिक खेती पर काम करना नहीं चाह रहे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की भी व्यवस्था जारी रहने दी। जो किसान इस सामूहिक खेती में नहीं आना चाहते वो अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसानों को किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद भी उत्पादन में नाटकीय कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 30 और 33 की खराब फसल हो गई तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल भी पड़ा जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग भी इस अकाल के भेंट चढ़ गए। पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणाम की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचनाओं पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया।
ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय का बयान भी लिखवा करके ले लिया गया कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान जो पेशेवर थे वो भी उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें नष्ट कर दिया। उसके बाद आता है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विश्व की समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार से बोल्शेविकों ने सत्ता पर अपना कब्जा जमाते हुए शासन किया, उसके बारे में यूरोप की बहुत सारी जो समाजवादी पार्टियां थी उसके इस कार्य से सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई आशा की किरण जगा दी थी। इससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की भी स्थापना इसी के प्रभाव के स्वरूप हुई। बोल्शेविकों ने अपने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका पिछले अध्ययनों में हमने अध्यापन किया था, कॉमिंटर्न, ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में भी हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ईस्ट में भी शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक पूरे विश्व में एक पहचान और हैसियत भी मिल गई थी। लेकिन जब 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली है वो रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं भी नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत ही कम हो गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक इस बारे में पुनर्विचार भी किया गया। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, कुल्लक किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था। तीसरा, अक्टूबर के बाद रूस में क्या बदलाव आए, कोई 4 बदलावों का उल्लेख करना है। चौथा और अंतिम है, रूस में गृह युद्ध के समय सेना क्यों टूटने लगी। आज का पाठ बस यहीं तक, अगली कड़ी का कीजिए फिर इंतजार। नमस्कार।